कैसे हैं आप? आई हो आप बहुत अच्छे होंगे। जानकारी श्रेष्ठ के अकॉर्डिंग आपको डेली यानी एक टॉपिक पर आपको एक विशेष जानकारी मिला करेगी। उसमें से पहला टॉपिक आज इसका है, टॉपिक नंबर है कि भारत का राष्ट्र ध्वज, इंडियन फ्लैग। यानी भारत के राष्ट्र ध्वज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, देख लीजिए आप, एनी एग्जाम, जो भी एग्जाम हो आपका, सभी एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो भी आता हो पूरे क्वेश्चन पे समाहित होंगे। इसमें ये जो जानकारी है आपको टॉपिक वाइज टॉपिक यानी पॉइंट वाइज पॉइंट आपको मिलेगी वन लाइनर के अकॉर्डिंग। आपके लिए नोट करते जाइए, यदि आपको नोट करने की जरूरत हो, या फिर आप सुनते जाए तो आपको याद भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आप सुन भी चुके होंगे कई बार और कई बार पढ़ भी चुके होंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको आप जानते हैं कि उसमें 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है, नीचे हरा रंग होता है, और ये बीच में तिरंगा रखा होता है जो नीले रंग का होता है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी समझते हैं, इसका इतिहास भी जानेंगे, इसका कैसे वर्तमान स्वरूप का झंडा भी बना। तो पहले जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज को हम आम बोलचाल की भाषा में किसके नाम जानते हैं? तिरंगे के नाम से जानते हैं। हम आम जो हम अक्सर अपने बोलते रहते हैं, हमारे भारत को हम इंडियन फ्लैग के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं तिरंगा, कहते हैं भारतीय झंडा, कहते हैं झंडा भी कहते हैं। यह क्षैतिज आयताकार का होता है, आपको यह पता है क्षैतिज आयताकार आपका हॉरिजॉन्टली में है। इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई का अनुपात और ऊंचाई, इसके चौड़ाई जब भी झंडा बनाया जाता है, चौड़ाई फिक्स नहीं रहती, कोई भी झंडा किसी भी साइज का बना लेते हैं, लेकिन उसमें से एक बात कॉमन होती है, वह कॉमन होती है कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, कहीं कहीं आपको चौड़ाई लंबाई भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है 3:2 का ही होना चाहिए। यदि ये अनुपात पे झंडा नहीं है तो झंडा नहीं कहलाता है, और ये अपने झंडे का अपमान होता है। इसलिए याद रखना है कि जब भी कभी आप झंडा भी बनाएं तो 3:2 का बनाएं। पेज में बनाते हैं तो भी आपको 3:2 का ही झंडा बनाना है। रियल झंडा ऐसा ही होता है। अब आप ऊपर जानते हैं कि इसमें मुख्यतः 3 रंग होते हैं। कौन कौन सा भी आपने देखे, केसरिया रंग होता है, इसमें मुख्यतः कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। ये पॉइंट आपके लिए जानकारी में पहले से है। ये गहरे नीले रंग का एक इसमें क्या होता है? अशोक चक्र होता है, जिसको चक्र के नाम से जानते हैं, अशोक चक्र जो लिया गया था। और इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये 24 तीलियां जो होती हैं 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। कहते हैं कि ये 24 तीलियां चक्र हमेशा चलता रहता है। और आपको पता है कि एक दिन में आपको 24 घंटे होते हैं। ये 24 घंटे हमें एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब नहीं कि सोना नहीं है, सोना, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना है अपने काम के प्रति, अपने खुद के प्रति। यानी सेल्फ आपको बिल्कुल जिम्मेदार इंसान के रूप में काम करना है। इस चक्र को हम कर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। यानी वर्क आपको जानते हैं, हमेशा एक्टिव रहना कर्म चक्र के नाम से जानते हैं, और धर्म चक्र के भी नाम से भी इसको हम जानते हैं। इस चक्र की जो 2 तीलियों के बीच की जो डिग्री का एंगल होता है, या आपको यहाँ से लेकर के इस तीली से लेकर के और इस तीली के बीच का जो एंगल है, यह एंगल आपका 15 डिग्री का होता है। याद रखना कितने डिग्री का होता है? यह एंगल 15 डिग्री का होता है। ये चीजें आपको शायद ना पता रही, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना है कि 15 डिग्री। कभी कभी पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं, लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले, तो आपको ये भी जानकारी रखनी जरूरी है। अब जानते हैं कि झंडे के जो 3 रंग हैं, इन 3 रंग कौन कौन से हैं और इनका रंग का प्रतीक मतलब क्या है। सबसे ऊपर आप देखते होंगे इसमें केसरिया रंग होगा, सबसे ऊपर केसरिया रंग है। इस केसरिया रंग का जो मतलब होता है, ये किस ओर प्रेरित करता है? हमेशा त्याग और बलिदान की ओर प्रेरित करता है। बीच में इसका ये व्हाइट रंग आता है, आपका ये पूरा जो व्हाइट रंग है, ये बीच में आपका व्हाइट रंग है, यानी सफेद रंग है। और सफेद रंग जो शांति का प्रतीक होता है, याद रखें शांति को हमारे लिए, सुख शांति के लिए प्रेरित करता है। और नीचे हरा रंग है, और ये हरा रंग हमेशा हरियाली के लिए प्रतीत करता है, और किसान हमेशा हरियाली के ही अंदर रहते हैं, इसलिए किसान और हरियाली के एक साथ हम ले सकते हैं। आपको याद रखें 24 तीलियां होती है, आप काउंट भी कर सकते हैं। तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को, यानी जो प्रेजेंट टाइम में आपको दिखता है ना 3 रंग, पहले ऐसा झंडा नहीं था, पहले बहुत अजीब अजीब तरह के झंडे थे, आपको दिखाएंगे भी। तो ये आपको झंडे का जो वर्तमान स्वरूप है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो आयोजित हुई संविधान सभा थी, उसके बैठक के दौरान इसको अपना लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ भारत का झंडा होगा। और आगे चल करके ये 15 अगस्त 1947 को भारत संघ का, यानी भारत यूनियन है ना, आपको पता है कि भारत संघों का राज्य देश है, यानी राज्य कहते हैं, संघों का राज्य है। तो भारत में कई सारे संघ मिलकर राज्य बने हुए, पूरा भारत बना हुआ है। तो भारत के जो संघ का आधिकारिक झंडा है वह 15 अगस्त 1947 को तिरंगा बन गया था। तिरंगा यानी आपका यही झंडा आपका बन गया था, राइट। इस बार आगे जानते हैं कि यह ध्वज यह स्वराज ध्वज पर आधारित है, यानी तिरंगा जो है, ये ध्वज जो है, इसको ध्वज कहेंगे, तिरंगा कहो, इसके नाम ही होते हैं। तो ध्वज जो है स्वराज ध्वज पर आधारित है, जिसे
पिंगली वेंकैया ने, किसने? पिंगली वेंकैया ने के द्वारा 1 अप्रैल 1921 को गांधी जी के कहने पर डिजाइन किया गया था। वैसे तो कई सारे झंडे उन्होंने डिजाइन किए थे, समझे 20-25 डिजाइन उसने प्रस्तुत की थी, लेकिन यह झंडे को गांधी जी ने स्वीकार किया था, जिसमें बीच में एक चरखा शामिल था। पहले क्या था कि झंडे के बीच में चरखा शामिल था, आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये तिरंगा है, यहाँ पहले चरखा शामिल हुआ करता था। बाद में जवाहरलाल जी ने एक प्रस्तुत किया, जानकारी प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस प्रस्ताव में कहा कि इस चरखे की जगह हमें चक्र रखना चाहिए, और चक्र क्यों रखना चाहिए आगे आप अभी जानेंगे। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें, कि 2021 में एक खास जानकारी है कि 2021 के ध्वज संहिता में संशोधन से पहले झंडा कानूनन केवल खादी से बना था। आप जानते होंगे पहले झंडा सिर्फ खादी का बन के आता, अब तो आप पेपर का बन के आता है, आपका सिल्वर कपड़े जो बिल्कुल होता नहीं, नॉर्मल कपड़ा होता चिकना चिकना, जिसको पॉलिस्टर कपड़ा कहता है, उसमें भी बन के आने लगा है झंडा। पहले केवल खादी से बना होता था, एक विशेष प्रकार का हाथ से बना या बुना हुआ जो कपड़ा होता नहीं है, खादी आप जानते होंगे, उससे बना हुआ करता था, जिसे महात्मा गांधी जी ने लोकप्रिय बनाया था। खादी को आप पता है महात्मा गांधी जी ने लोकप्रिय बनाया था। झंडे के निर्माण की प्रक्रिया और विशिष्टताएं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जो झंडे के निर्माण प्रक्रिया की विशिष्टताएं हैं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और झंडे के निर्माण का अधिकार खादी विभाग और ग्रामोदय आयोग के पास है। याद रखिएगा, खादी विभाग और जो ग्रामोदय आयोग है उसके पास होता है, जो इसे क्षेत्रीय समूह को आवंटित करते हैं, यानी कहाँ कहाँ कितने झंडे बनाने, क्षेत्रीय समूह कहाँ को बांट देते हैं। 2023 तक भारत में 4 इकाइयां हैं जिन्हें ध्वज बनाने का लाइसेंस प्राप्त हो गया। 4 इकाइयां जो वर्तमान में है जिन्हें ध्वज बनाने का लाइसेंस प्राप्त है। हर कोई ध्वज थोड़ी ना बना सकता है कि हर कोई बना के बस इससे हमारे झंडे का अपमान होगा, क्योंकि हर कोई बनाएगा, कहीं भी फेंक देगा, कुछ भी किसी काम में यूज करेगा तो झंडे का अपमान होता है, इसलिए सभी को यह लाइसेंस नहीं दिया जाता है और सभी को मान्यता नहीं दी जाती है। अब जानते हैं भारतीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप का इतिहास। जो आपको देखते होंगे वर्तमान स्वरूप आपके झंडे का कुछ इस प्रकार है। यह झंडे का वर्तमान स्वरूप कैसे आया, इसके पहले कैसे कैसे झंडे बने थे, उन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आपको जानकारी सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपको कोई जानकारी मिल रही है। लगभग पहले 1905 में, यानी जो आपका था कि बंगाल विभाजन से पहले 1905 में झंडे का आकृति कुछ इस प्रकार हुआ करती थी। आप देख पा रहे होंगे ऐसे झंडे की आकृति हुआ करती थी। इसमें आपको कई सारे रंग दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर आपका नीला रंग हो, गहरा नीला होगा, बीच में हरा होगा, हल्का नीला होगा, ये आपका बैगनी कलर, इसमें दोस्तों से डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे। इसको समझते हैं ये क्या है। 1904 ईस्वी के भारत के लिए एक प्रस्तावित झंडा यानी प्रस्तावित ध्वज प्रस्तावित किया गया, यानी दिया गया, बताया गया कि ऐसा एक ढांचा इसका दिया गया, डिजाइन दी गई, जैसा कि एक एंग्लो इंडियन साप्ताहिक में देखा गया था। किसमें देखा गया था? एंग्लो इंडियन साप्ताहिक में इसको देखा गया था। गहरे नीले रंग का बैंड हिंदू और बौद्ध का प्रतीक है। जो गहरे ये आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया आपका जो क्या था, ये बैंड हिंदू और बौद्ध के लिए प्रेरित करता था, प्रतिनिधित्व करता था। और बीच का जो हरा रंग था, ये हरा रंग आपका बीच का जो हरा रंग है, ये आपका किसके लिए प्रेरित करता था? तो ये मुसलमानों के लिए। यह जो बीच का यानी ग्रीन बैंड था, ये हरे रंग का बैंड था, यह मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व करता था। और नीचे वाला आपका जो ये बैंड है, ये नीचे वाला बैंड हल्के नीले रंग का बैंड है, जिसको आसमानी भी कह सकते हो। तो यह बैंड ईसाइयों के प्रतिनिधित्व का, ईसाइयों के लिए प्रेरित करता है, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करता था। और बाईं ओर आप देख रहे होंगे, ये ऊर्ध्वाधर में आपको, वर्टिकल में आपको एक बैगनी पैड में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ओरियन तारामंडल के दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के, जो प्रांतों और राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे राज्य बटे हुए हैं। आसपास की लाल सीमा, जो आपको सीमा ब्रिटिश शासन द्वारा दिखाई दे रही थी, जो आपको यहाँ पे लाल पट्टी दिखाई दे रही है ना, व्हाइट रेड कलर की, ये जो पट्टी है, यह ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को एकजुट और संपूर्ण बनाए रखने का प्रतीक थी। ये 1905 के आसपास का झंडा जो प्रस्ताव दिया गया था ऐसा झंडा, लेकिन झंडा ज्यादा चला नहीं। इसके बाद बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन आपको पता 1905 ईस्वी में हो गया था। जब बंगाल विभाजन के बाद झंडे का स्वरूप कैसा था, तो बंगाल विभाजन के बाद झंडे का स्वरूप, इसके पहले भी झंडे आए थे, कई सारे आए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बंगाल विभाजन से पूर्व झंडा कैसा था, ये इस प्रकार का था आपका। तो इसको समझते हैं, थोड़ी सी खास जानकारी है, क्योंकि ये थोड़ी झंडा ज्यादा ठीक प्रस्तावित भी रहा, इसलिए इसको जानकारी लेते हैं। बंगाल विभाजन आपको 1905 ईस्वी में हो गया था, आपको पता है। तो परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नया झंडा पेश किया गया, जिसमें देश के भीतर कई जातियों और नस्लों को एकजुट करने की मांग भी की गई कि ये पूरे सभी चीजों को एक साथ कर दिया जाए। क्योंकि बंगाल विभाजन आपको पता है हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग आपको बांटा गया था, उस अकॉर्डिंग
तो उसी को सभी नस्लों को, सभी को एक जातियों को एकजुट करने के लिए मांग की गई और एक ऐसा झंडा पेश करने की बात की गई। तो उस समय वंदे मातरम ध्वज एक प्रस्तुत किया गया, इसका नाम था वंदे मातरम ध्वज। 1906 में जो झंडा आया था, जो 1907 में आया था, 1907 में झंडा आया था, इसको वंदे मातरम नाम था। जो राष्ट्रवादी स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा में पश्चिमी हेराल्डिक फैशन में दर्शाए गए भारतीय धार्मिक प्रतीक में शामिल था। तिरंगे झंडे में ऊपरी हरी पट्टी 8 सफेद कमल 8 प्रांतों को प्रतीत करते थे। जो आपका ऊपर ये आपके झंडे दिखाई दे, इसमें 8 कमल दिखाई दे रहे होंगे। ये व्हाइट कलर के 8 कमल किसके लिए प्रतीक कर रहे थे कि इसमें 8 प्रांतों के लिए प्रतिनिधित्व करते हुए, और नीचे एक लाल पट्टी थी। ये लाल पट्टी आप देख रहे होंगे जिसमें आपके ये एक चांद और एक सूर्य दिखाई दे रहा होगा। सूर्य और अर्ध चांद को केंद्रीय पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम नारा लिखा था। बीच की जो पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम नारा लिखा था, शामिल किया गया था। झंडे को बिना किसी समारोह में कलकत्ता में लॉन्च कर दिया गया था, बिना किसी समारोह के ऐसे ही लॉन्च कर दिया गया था। और लॉन्च के कुछ समय के लिए समाचार पत्रों द्वारा इसको कवर किया गया, यानी कुछ देर के लिए कवर किया गया। और झंडे को समकालीन सरकारी या राजनीतिक रिपोर्टों में भी शामिल नहीं किया गया था। ये झंडा ज्यादा चला नहीं, लेकिन फिर भी काफी अपने जगह इसने योगदान दिया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वार्षिक सत्र में इसका इस्तेमाल किया था, और बाद में मैडम वीका जी, यही झंडा है आपका जिसमें मैडम वीका जी कामा द्वारा थोड़ा संशोधित करके संशोधित संस्करण इस्तेमाल किया गया। और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में इसको फहराया गया था। ये वही झंडा है जिसको मैडम वीका जी कामा द्वारा, यानी गामा, उसको कामा कहते हैं, तो गामा द्वारा इसको कहाँ क्या किया गया था, जर्मनी में फहराया गया था। याद रखिएगा, विदेशों में फहराने वाली पहली महिला है जिसको जर्मनी में इन्होंने फहराया था। ओके, मैडम वीका जी। इसके बाद देखते हैं इसके आगे का जो शरण में आता है, 1907 में ये झंडा आपको फहराया गया, याद रखना है। इसके बाद झंडे अपने इंडियन झंडे के रूप में आगे एक झंडा आता है जिसके भारतीय होम रूल का ध्वज के नाम से भी जाना जाता था, जो 1916 इसमें पिंगली वेंकैया ने मद्रास उच्च न्यायालय के सदस्यों द्वारा वित्त पोषित एक पुस्तिका के रूप में 30 नए झंडे डिजाइन के बताया। तो कभी जो पिंगली वेंकैया थे, कई सारे झंडे को डिजाइन किया था और उन्होंने प्रस्तुत किया। इन अनेक प्रस्तावों और सिफारिशों ने झंडा आंदोलन को जीवित रखने के अलावा और कुछ नहीं किया। उसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन के हिस्से के रूप में एक नया झंडा अपनाया। वही झंडा है जिससे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन के रूप में एक झंडे को अपना लिया था। ध्वज के ऊपरी बाएं कोने में यूनियन जैक, ऊपरी ये यूनियन जैक आपका है, और ऊपरी आपको दाएं कोने में एक सितारा दिखाई देता है। ये आपके सितारे दिखाई दे रहे होंगे दाएं कोने में, और अर्ध चांद भी दिखाई दे रहा होगा। ये आपको एक सितारे दिखाई दे रहे और अर्ध चांद, और 5 लाल और 4 हरे रंग के वैकल्पिक बैंड की भी पृष्ठभूमि पर हैं। आप देखते हैं ये 5 आपके हरे और 5 लाल होंगे और आपके 4 हरे रंग के जो वैकल्पिक बैंड हैं, यानी ये आपके बैंड इनको कहते हैं, पट्टियां दिखाई दे रही होंगी। पट्टियों को पृष्ठभूमि पर सम्मिलित किए गए, और निचले दाएं से तिरछे प्रदर्शित 7 सितारे भी शामिल किए गए थे। ये सितारे सब अलग अलग चीजों के लिए प्रदर्शित किए गए थे। और कोयम्बटूर में एक मजिस्ट्रेट के रूप में ये ध्वज के परिणाम स्वरूप किसी भी राष्ट्रवादी ध्वज के खिलाफ पहली सरकारी पहल हुई, और इसके प्रयोग पर प्रतिबंध भी लगा दे, क्योंकि पहले ये उपयोग किया गया लेकिन इसमें सरकारी पहल भी शामिल हो गए। मजिस्ट्रेट जी ने इसमें प्रतिबंध भी लगाना शुरू कर दिया था। और प्रतिबंध के बाद राष्ट्रीय ध्वज के कार्य और महत्व को सार्वजनिक में काफी सारी बहस होती है, और इस बहस के बाद फिर गांधी जी सामने आते हैं, और गांधी जी की सक्रियता आती है झंडे के रूप में। सक्रियता यानी 1921 के बाद गांधी जी झंडे के रूप में सक्रिय हो जाते हैं, और अप्रैल 1921 में ये कहीं जा रहे होते हैं। वहां पे वेंकैया, जो आपके झंडे बनाने वाले, डिजाइन करने वाले थे वेंकैया जी, उनसे कहते हैं कि एक झंडा बनाने के लिए, और अपनी पत्रिका यंग इंडिया में भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा, जिसमें केंद्र में उन्होंने बताया कि एक चरखा, जिसकी आपको झंडा देख रहे होंगे इंडियन फ्लैग का, जिसमें केंद्र में चरखा, यह चरखा के साथ एक ध्वज का प्रस्ताव रखा गया था। फिर बाद में ऐसा एक ध्वज भी बनाया गया जो आपको देख पा रहे होंगे। चरखे का विचार लाला हंसराज ने रखा, और गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को लाल और हरे रंग के बैनर पर चरखे के साथ एक झंडा डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया, जिसमें लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक और हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक था। गांधी जी चाहते थे कि वे झंडा 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन यह समय पर वितरित नहीं किया गया, और सत्र में एक और झंडा प्रस्तावित किया गया। गांधी जी
ने बाद में लिखा कि देरी आकस्मिक थी, क्योंकि इसमें उन्हें एहसास हुआ कि अन्य धर्मों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। क्योंकि इसमें आपको पता है कि इसमें भी उन्होंने ऊपर बताया भी कि हरा होगा जो मुसलमानों के लिए और लाल जो होगा हिंदुओं के लिए होगा, और जो जितने भी और बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और भी तो धर्म थे, उन धर्मों को इसमें शामिल नहीं किए गए थे। इसलिए वो आकस्मिक देरी तो हुई, लेकिन अच्छा हुआ, एहसास हो गया था कि अन्य धर्मों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके बाद उन्होंने अन्य सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैनर के रंगों में सफेद रंग जोड़ दिया। ये ऊपर आप देख रहे होंगे, सफेद रंग जोड़ दिया गया था। इस सफेद रंग को जोड़ने के बाद अंततः धार्मिक राजनीतिक संवेदनाओं के कारण 1929 में गांधी जी ने झंडे के रंगों से अधिक धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या की ओर कदम बढ़ाया, और उन्होंने उसके बारे में काफी व्याख्यान भी दिए, जिसमें कहा गया कि लाल रंग लोगों के बलिदान का प्रतीक है। हिंदू की जगह उसको क्या कर दिया कि चेंज कर दिया कि लाल रंग जो है लोगों के बलिदान का प्रतीक है, सफेद शुद्धता का प्रतीक है, और हरा रंग आशा का प्रतीक है। इसके बाद आता है स्वराज्य ध्वज। इस ध्वज के बाद भारत के जो वर्तमान ध्वज है यानी तिरंगा है, उसका स्वरूप लेना शुरू हो गया था। 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के याद में नागपुर में स्थानीय कांग्रेस स्वयंसेवकों द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान पिंगली बकैया द्वारा डिजाइन किए गए चरखे वाला स्वराज्य ध्वज, इस ध्वज का नाम था स्वराज्य ध्वज। याद रखना कितना नाम था, स्वराज्य ध्वज। स्वराज्य ध्वज फहराया गया। इस घटना के बाद कांग्रेसियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद 5 लोगों को जेल हुई। 100 से अधिक लोगों को, यानी 5 लोग क्या हुए जेल हुई, 100 से अधिक लोगों पर अन्य प्रदर्शनकारियों ने एक बैठक के बाद झंडा जुलूस जारी रखा। इसके बाद पहली मई को नागपुर कांग्रेस कमेटी के सचिव जमुना लाल बजाज ने झंडा सत्याग्रह शुरू किया, जिसने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और झंडा आंदोलन को एक महत्वपूर्ण बिंदु चिन्हित किया गया। और सत्याग्रह कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित इस संगठन ने संगठन के भीतर दरारें पैदा करना शुरू कर दिया था। तो क्या होता, कुछ दरार ऐसे ही पैदा हो रही थी, लोग एक दूसरे का विरोध भी करना शुरू कर दिए थे, जिसमें गांधीवादी अत्यधिक उत्साहित थे, जबकि दूसरे समूह स्वराज्यवादियों ने इसे अप्रासंगिक रूप से बताया और मना किया। लेकिन अंततः लास्ट में क्या होता है कि जुलाई 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू के आग्रह पर कांग्रेस ने बंद कर दिया और झंडा आंदोलन का समर्थन भी कर दिया। झंडा आंदोलन का प्रबंधन जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा आम लोगों द्वारा सार्वजनिक जुलूसों और झंडे के प्रदर्शन के विचार से किया गया। जहां झंडा आंदोलन को गांधी जी के लेखन और प्रवचनों के प्रेरणा मिली, वहीं नागपुर की घटना के बाद इस आंदोलन में राजनीतिक स्वीकृति भी मिल गई और उस समय की विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट संपादकीय संपादकों और पत्र ध्वज के और राष्ट्र के बीच एक बंधन के बाद विकास की पुष्टि करते हैं और जल्द ही राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सुरक्षित करने की अवधारणा स्वतंत्रता संग्राम पर एक अभिन्न अंग बन गई थी। अब एक बात आपको ये समझना है यहाँ पे कि झंडा जरूरी क्यों हो जाता है। झंडा इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि सभी लोग एकजुट रहें, और एकजुट नहीं रहते थे, सभी इधर उधर भग रहे थे। कोई आंदोलन होता था, अलग अलग झंडे लेके चल देते थे, इससे पता नहीं चलता था कि आंदोलन किस चीज का कर रहे हैं। जबकि मुसलमान अभी भी, इसमें एक आगे बात आती है कि जबकि मुसलमान अभी भी इस स्वराज ध्वज से सावधान थे, लेकिन इसे कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम नेताओं के बीच राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति मिल गई और स्वराज्य के 1931 की बैठक में यह झंडा कांग्रेस का आधिकारिक झंडा बन गया था। पहले कांग्रेस का आधिकारिक झंडा आपको ये बन गया था, और हालांकि तक इस झंडे का स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक भी बन चुका था, लेकिन धीरे धीरे यह क्या होता, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन जाते। झंडे को आप ध्यान से देख लीजिए, झंडा आपका बहुत अहम है। इसको भी आपका पिंगली ने ही डिजाइन किया था 1931 में, गांधी जी के द्वारा ही इसमें भी काफी चीजें शामिल हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि तिरंगे का अंतिम स्वरूप जो है, तो ये आपका 1931 के बाद आपका जो झंडे का ये स्वरूप आ जाता है, जो हमारे वर्तमान स्वरूप से मैच कर रहा होगा, सिर्फ बीच में चरखा है। अब इसी को आगे देखते हैं कि इसका अंतिम स्वरूप कैसा था। तिरंगे का अंतिम स्वरूप में एक बार बीच में गवर्नर जनरल आ जाते हैं। गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन का कहना था कि 1927 में एक झंडा देते हैं, कहते हैं यह झंडा भारत के लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन कैप्टन कैंटन में यूनियन जैक के साथ इसे जवाहरलाल नेहरू ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि उन्हें लगा कि कांग्रेस के राष्ट्रवादी सदस्य यूनियन जैक के शामिल करने के लिए ब्रिटिशों को बढ़ावा देने के रूप में देखेंगे। आप देखते हैं ये आपका दिखाई दे रहा होगा यूनियन जैक, इससे यह पता चलता है कि अभी भी हम अंग्रेजों के साथ हैं, गुलाम हैं, या फिर उनके ही अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए नेहरू जी ने और अन्य सभी कांग्रेस लोगों ने
इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्तमान का जो स्वरूप का झंडा है। यह आता है 14 जुलाई 1947 को समिति के सिफारिश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के झंडे का उपयोग संशोधन के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाए, ताकि इसे सभी पार्टियों और समुदायों के लिए स्वीकार बनाया जा सके। झंडे में कोई सांप्रदायिक रंग नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी विशेष एक जाति समूह का रंग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने झंडे के चरखे को अशोक के सिंह शीर्ष के अशोक चक्र के रूप में बदलने का निर्णय भी लिया और बदल भी दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बताते हैं कि चक्र इसलिए चुना गया था कि क्योंकि यह धर्म का प्रतिनिधि था, और कानून, हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि परिवर्तन प्रकृति में अधिक व्यवहारिक था, क्योंकि चरखे वाले झंडे के विपरीत यह डिजाइन सममित दिखाई देता, नहीं सबके लिए जरूरी भी दिखाई देता, सब कुछ समाहित दिखाई देता था। गांधी जी के इस बदलाव से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन अंततः उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और 22 जुलाई 1947 को नेहरू द्वारा संविधान सभा में इस ध्वज के गहरे केसरिया रंग और सफेद और गहरे हरे रंग के समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगे के रूप में प्रस्तावित किया गया, और जिसे सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग के में अशोक चक्र था। और नेहरू जी कहते थे कि इस सभा में 2 झंडे भी भेंट किए गए, एक खादी रेशम में और दूसरा खादी सूती में। प्रस्ताव को सर्वसम्मत के रूप में मंजूरी दे दी गई, और 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 के बीच भारत में डोमिनियन के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कार्य करता रहा। और आज वर्तमान में देखा जाए तो भारत का एक झंडा है जो आप देखते हैं वर्तमान स्वरूप में। आपको ये झंडे, आपको इंडियन फ्लैग, भारत का एक झंडा है। जब भी कोई भी जरूरत पड़ती है इसी को ही फहराया जाता है। जब कोई जो 3 फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल हैं, गांधी जयंती हो गई जो अभी हाल ही में आने वाली 2 अक्टूबर को, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका गणतंत्र दिवस हो गया, 15 अगस्त हो गया, ये सब चीज़ों में आपको झंडा फहराया जाता है। जब किसी महान नेता या किसी पूर्व पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी की डेथ हो जाती है, तब भी कोई झंडे को झुकाया जाता है। आप सभी को जय हिंद और झंडे को सलाम। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, उनको जानकारी उनके लिए भी जरूरी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन कहीं जाने ना पाए, और ये जानकारी आपके लिए डेली मिलती रहेगी जानकारी फीस के अंतर्गत। तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा रहा आपका वीडियो। थैंक यू।